और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। और सबसे पहले बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी मामले में। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। हम जानते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं और उनको जमानत जो दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हत्या के मामले में जमानत कैसे, सिर्फ चार्जशीट दायर होने के आधार पर आखिर जमानत कैसे दी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की है कि हाई कोर्ट ने जो गवाह थे उनके बयानों की अनदेखी की है। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है और यूपी चुनाव से ठीक पहले हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। पीड़ित पक्ष जो है वो लगातार जमानत रद्द करने की मांग कर रहा है आशीष मिश्रा की, और बार बार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के वो बेटे हैं, क्या इस वजह से तो कहीं उन्हें ज्यादा छूट तो नहीं मिल रही है। लेकिन ये सुनवाई जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, देखते हैं आगे इस मामले में और क्या कुछ होगा, और उस खबर पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं जो गुजरात में अब जोर लगा रही है, और इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 2 दिनों के गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों से 25 साल के बीजेपी के शासन के खिलाफ उन्हें मौका देने की अपील की। जवाब में बीजेपी ने उन्हें पर्यटक बताते हुए तंज कसा और केजरीवाल को एक बड़े शहर का मेयर बताया। बीजेपी के इस तंज और गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर राज्य आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया से बात की है हमारी संवाददाता सुकीर्ति द्विवेदी ने। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal as well as Punjab Chief Minister Bhagwant Mann are on a 2-day visit to Gujarat with their eyes on the polls that are set to take place at the end of this year. I have with me Mr. Gopal Italia, the President for Aam Aadmi Party Gujarat. We shall speak to him for more. सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जितनी बड़ी जीत मिली है इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में, ऐसे में आप लोगों के लिए गुजरात में क्या आप लोग इसको इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं कि पंजाब में हिस्टोरिक विक्ट्री हो सकती है तो गुजरात में भी चीज़ें बदली जा सकती हैं? देखिए, ये पंजाब की जनता ने एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है उसको एक मौका दिया है पंजाब की जनता ने। जब पंजाब की जनता ने मौका दिया है तो हमें ये भरोसा है कि यहाँ पर भी मौका जनता देना चाहती है। तो अब हमें भी काम करना है, मेहनत करनी है और डट के लगे रहना है हमारे विज़न के ऊपर। तो निश्चित तौर पे गुजरात में भी जनता मौका देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे एक दौरा किया, बड़ा रोड शो किया, अभी फिर से इस बार महीने के अंत में आने वाले हैं, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बीजेपी का यहाँ पे जो कैंपेन है उसको स्पीयर हेड कर रहे हों, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी को हराना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी का खुद का स्टेट है, यहाँ उनका घर है, वो आए, ये अच्छी बात है, हमें उन पर गर्व है कि वो हमारे स्टेट से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अच्छी सरकार बना सके। ना हम प्राइम मिनिस्टर जी के सामने लड़ रहे हैं, ना बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं, हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज जनता के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास बिजली नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। तो हम इन मुद्दों के लिए, इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो जनता का हक है और उसमें जनता का हमें सहयोग है। In Ahmedabad with camera person Sachin Gupta, this is Sukirti Dwivedi for NDTV. और गुजरात के बाद अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार और शिवसेना पर जमकर हमले बोले। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने का भी विरोध किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर ये लाउडस्पीकर हटाए नहीं गए तो वो हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। आणि काही लोकांना ही गोष्ट हवी आहे, काही लोक कशाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही गोष्ट हवी आहे, शरद पवारांना ही गोष्ट हवी आहे। 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्म झाल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। याच्या आधी जात नव्हती का? होती, पण त्याच्या अगोदर जात ही जातीचा अभिमान होता। पण 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला त्याच्यानंतर दुसऱ्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करायला लावलाय। 2019 चुनाव तक शरद पवार की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पर शरद पवार सहित शिवसेना पर जमकर हमला बोला। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना पर राज ठाकरे ने बीएमसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया।
गेली अनेक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खाल्ले पैसे कुठे आहे ती मुंबई? अपनी पार्टी में एक बार फिर ताकत भरने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे ने अपनी सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया और इन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। रविवार के दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस के नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। बीजेपी ने जहां राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बयान का स्वागत किया, तो वहीं शिवसेना की ओर से इसका जवाब संजय राउत ने दिया। 2019 में चुनावों के समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रैलियां की थी और उस समय उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो एनसीपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 साल बाद राज ठाकरे के निशाने पर शरद पवार हैं और वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद मरकज को 2 सालों के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रमजान की इबादत के लिए खोल दिया गया है। मरकज को लेकर विवाद मार्च 2020 में हुआ था, जब बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यहां मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में विदेशी भी शामिल थे और उसके बाद इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था, लेकिन अब इबादत के लिए इसे खोल दिया गया है। रमजान में चांद दिखने के साथ निजामुद्दीन की इस मरकज में इबादत शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आ रहे हैं। मरकज को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केवल रमजान के लिए खोला गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस दौरान मरकज में तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियां नहीं होंगी और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन करना होगा। कि रमज़ान की वजह से इबादत करने के लिए जो है रमज़ान का चांद देखते मरकज को खोल दिया जाए और ईद के चांद तक के जो है इजाज़त दिया है। उस पर गाइडलाइन है कि कोई भी अंदर साथी बगैर मास्क के न जाए और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है पूरा एहतियात किया जाए। हर डोर के ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए। तो हमने हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक सारे काम जो है मुकम्मल कर लिए हैं, सब उसी एतबार से काम कर रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 में मरकज को लेकर उस समय विवाद हुआ जब यहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अधिकतर विदेशी थे। ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से अधिकतर कोर्ट से बरी हो गई, लेकिन मरकज तब से बंद थी। आज 1 अप्रैल 2022 दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज़ को पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोलने की परमिशन दे दी है। ये परमिशन रमज़ान और ईद तक के लिए है और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज के साथ साथ और तमाम इबादतें जो रमज़ान की हैं वो करी जा सकेंगी और इसकी पूरी सुनवाई 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को है। तब कोर्ट ये तय करेगा कि मरकज को हमेशा के लिए खोला जाए या नहीं। इस मरकज का खुलना एक इमारत का खुलना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए आस्था के दरवाजे खुलना है। अब देखना होगा कि 21 अप्रैल को जब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तब क्या ये मरकज हमेशा के लिए खुल पाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के करौली में कल हुई हिंसा के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है और इसी वजह से करौली में आज भी कर्फ्यू लागू है। अफवाहों को रोकने के लिए आज
रात तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया है। शनिवार को यहां पर हिंसा हुई थी जिसमें 35 लोग घायल हो गए थे और ये हिंसा तब हुई थी जब हिंदू नववर्ष मनाने के लिए करौली में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने 36 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ उनसे की जा रही है और पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर जाति के नाम पर इतने हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य की कल घटना जो हुई है करौली की वो आपके सामने है। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, दो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। अगर धर्म अलग अलग है दोनों का तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। राजस्थान की सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से विफल हुई है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अपराधियों को तो सजा मिले ही, अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी जो है वो खुलासा होना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश में भारतीय नववर्ष के मनाने वाले लोगों पर यदि हमला होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता, चिंतन और विचार का विषय है।